हेलो, मैं रोहित कुमार जी&आर कॉलेज बुलंदशहर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम इतिहास के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक 16 महाजनपद के विषय में पढ़ेंगे। तो आइए बात करते हैं 16 महाजनपद की। देखिए, सबसे पहले नगरीय क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग गॉर्डन चाइल्ड ने अपनी पुस्तक अर्बन रेवोल्यूशन में किया था। उन्होंने नगरीय क्रांति के लिए कुछ आवश्यक तत्वों को बताया, जिसमें सबसे पहला है शासक वर्ग का उदय, दूसरा धर्म का प्रचलन, तीसरा इमारतों यानी बिल्डिंग, नंबर 4 पे करेंसी और नंबर 5 पे आपका व्यापार या ट्रेड, नंबर 6 पर लेखन या आप कह सकते हो लिपि का ज्ञान, नंबर 7 पे कर व्यवस्था मतलब टैक्स सिस्टम, नंबर 8 वैज्ञानिक प्रगति, नंबर 9 पर उत्पादक वर्ग की प्रधानता। आगे बात करते हैं 6वीं शताब्दी में गंगा यमुना दोआब के क्षेत्रों में उपरोक्त तत्वों का प्रभाव दिखाई पड़ा, इसलिए इसे भारत की द्वितीय नगरीकरण कहा जाता है या सेकंड, आप कह सकते हो सेकंड नगरीकरण इसको कहा जाता है। प्रथम नगरीकरण कांस्ययुगीन सिंधु घाटी सभ्यता को कहा जाता है, जबकि द्वितीय नगरीकरण का आधार लोहा या आयरन को कहा जाता है। सबसे पहले पुराने सिक्के 5वीं सदी के हैं, जिन्हें पंचमार्क या आहत सिक्के भी कहा जाता है। ये मूलतः चांदी के यानी सिल्वर के बने होते थे और इन सिक्कों पर बौद्ध साहित्य में करसापन कहा जाता था। प्रारंभ में इनका प्रचलन पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में हुआ, जिससे व्यापार वाणिज्य की स्थिति में सुधार हुआ। जैसे कि आपने यहाँ देखा, प्रथम नगरीकरण सभ्यता सिंधु घाटी को या कांस्य युगीन सभ्यता इसको बोला जाता है, जबकि दूसरी सभ्यता का जो बेस था वो आपका आयरन या लोहे की सभ्यता इसको कहा जाता है। आगे बात करते हैं 16 महाजनपद में कुछ जनपद राजतंत्र व्यवस्था पर आधारित थे, जबकि कुछ जनपद गणतंत्र व्यवस्था पर आधारित थे। अगर राजतंत्र की बात करें तो इसमें राज्य का जो अध्यक्ष या हेड था वो राजा होता था और राज्यतंत्र का संचालन एक व्यक्ति द्वारा होता था। प्रजा से राजस्व प्राप्त करने यानी टैक्स प्राप्त करने का अधिकार राजा का होता था। यहाँ एक नियमित केंद्रीकृत यानी सेंट्रलाइज आर्मी होती थी। ब्राह्मणों का प्रशासन पर प्रभाव दृष्टि बहुत अधिक होता था। अगर दूसरी तब बात करें गणतंत्र की, तो इसमें राज्यों का शासन राजा न होकर एक संघ यानी एक कमेटी या एक ग्रुप के द्वारा इसका संचालन होता था। गणतंत्र का संचालन अल्पतांत्रिक सभाएं करती थी। गण के गोत्र का प्रत्येक प्रधान जो राजन कहलाता था। यहाँ प्रत्येक राजा छोटी सेना रखता था और ब्राह्मणों का प्रशासन पर प्रभाव दिखाई नहीं देता था। कहने का मतलब है राजतंत्र में जो राज्य का प्रमुख होता था वो राजा होता था, जबकि गणतंत्र में राज्य का जो प्रमुख था वो राजा ना होकर एक ग्रुप या एक कमेटी होती थी। आगे बात करते हैं, देखिए महाजनपद काल का उदय के प्रमुख कारण क्या क्या थे। देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं 6वीं शताब्दी में जो द्वितीय नगरीकरण हुआ था, उसमें सबसे प्रमुख जो योगदान है वो आपका लोहे का रहा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, देखिए 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में लोहे का व्यापक प्रयोग होने से बड़े बड़े प्रादेशिक और जनपद राज्यों के निर्माण के लिए उपयुक्त परिस्थितियां बन गई। लोहे के हथियार के कारण योद्धा वर्ग महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने लगा। देखिए, जैसे उत्तर वैदिक काल में लोहे का प्रयोग शुरू हुआ, लोहे के प्रयोग के विषय में लोगों ने जाना, तो अब लोहे से नए नए हथियार बनने लगे, नए नए औजार बनने लगे। जैसे खेती के लिए नए औजार उपकरणों से किसानों ने अपनी आवश्यकता से अधिक अनाज पैदा किया। अब राजा अपने सैनिक और प्रशासनिक प्रयोजनों के लिए अतिरिक्त अनाज को एकत्रित करवा सकता था।
और लोगों की अब प्रबल इच्छा अपने जन या कबीले के प्रति न रह के कहाँ पर हो गई, अपने जनपद या महाजनपद के। देखिए धीरे धीरे क्या हुआ कि उत्तर वैदिक काल में जब लोहे के ज्ञान को लोगों ने जाना, लोहे के प्रयोग को लोगों ने जाना, तो अब लोगों ने हथियारों के लिए नए नए युद्ध के लिए नए नए हथियार बनाने शुरू किए, खेती के लिए नए नए औजारों को बनाना शुरू किया, और धीरे धीरे लोगों की आवश्यकताएं बढ़ने लगी और लोग आपस में एकजुट होने लगे या एक ग्रुप में बंटने लगे। अब लोग अपने एक जन के प्रति ना होकर अब वो एक महाजनपद या जनपद के प्रति क्या हो गए, निष्ठावान हो गए। आगे बात करते हैं। देखिए इमेज में आपको देख पा रहे हैं, ये आपके 16 जनपद कालीन या उत्तर वैदिक कालीन समय के लोहे से बने हुए हथियार आपको इमेज में दिखाई दे रहे होंगे, चित्र पर दिखाई दे रहे होंगे। ये उसी समय के आपके हथियार हैं जिनकी खोज हुई है। आगे बात करते हैं। देखिए महाजनपद क्या है। सबसे पहले देखिए महाजनपद में सबसे जो छोटी इकाई होती है वो कबीला होता है, यानी कुछ परिवार मिलके कबीला बनाते हैं और कुछ कबीले मिलके ग्राम बनाते हैं और ग्राम से मिलके जन बनता है और जन से जनपद और जनपद से महाजनपद। महाजनपद को आप किसी आज वर्तमान समय में महाजनपद को मान सकते हो, कंपेयर कर सकते हो किसी देश से या किसी कंट्री से। तो महाजनपद मतलब कोई देश, जनपद उस देश के राज्य और जन उस राज्य के जिले और ग्राम उस के ग्राम उस राज्य के ग्राम। अगर आप देखेंगे जैसे इमेज में देख पा रहे हैं, सबसे छोटी इकाई कबीला है, उसके बाद कुछ कबीले मिलके ग्राम बनाते हैं, कुछ ग्राम मिलके जन बनाते हैं और कुछ जन मिलकर जनपद का निर्माण करते हैं, और जब कुछ जनपद मिल जाते हैं तो वो महाजनपद कहलाते हैं। आगे बात करते हैं। देखिए महाजनपद काल। अब बात आती है कि हमको इन 16 महाजनपदों के विषय में जानकारी कहाँ से मिली है, या हम कैसे कह सकते हैं कि प्राचीन समय में 16 ही महाजनपद थे, कम या ज़्यादा नहीं थे। कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, आप ऐसा कह सकते हो, लेकिन हम 16 ही क्यों कहते हैं, क्योंकि हमको 16 महाजनपद के विषय में लिखित रूप में जो जानकारी मिलती है उसी के आधार पर प्राचीन समय में कुल जनपदों की संख्या 16 बताई गई है, और इनकी जानकारी हमको बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ से मिलती है। अगर बात करें बौद्ध ग्रंथ, तो बौद्ध ग्रंथ का एक साहित्य स्रोत है अगुंतर निकाय, और दूसरा जैन ग्रंथ या जैन धर्म का जो साहित्यिक स्रोत है वो है भगवती सूत्र। इन दोनों ही प्राचीन पुस्तकों से, प्राचीन ग्रंथों से हमको 16 महाजनपद के विषय में जानकारी मिलती है। आगे बात करते हैं 16 महाजनपदों की। अगर प्राचीन समय के 16 महाजनपदों को देखा जाए तो इन 16 महाजनपद में अगर वर्तमान टाइम के हिसाब से, वर्तमान समय के हिसाब से देखा जाए तो इनकी एक्चुअल लोकेशन आज के हिसाब से कहाँ है, तो इन 16 महाजनपद में से 8 महाजनपद आपके उत्तर प्रदेश में स्थित थे, 3 आपके बिहार में, 1 राजस्थान में, 1 मध्य प्रदेश में, 1 दक्षिण भारत में, और जबकि 2 आपके महाजनपद भारत के बाहर स्थित थे। अब देखिए उस समय 16 महाजनपद कहाँ थे, अगर आज के हिसाब से कंपेयर करने के लिए आपसे कहा जाए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बार बार एग्जाम में देखने को मिलता है कि 16 महाजनपदों को सीक्वेंस में लगाइए, ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट, कुछ भी एग्जामिनर पूछ सकता है, तो उनको हम जब लगा सकते हैं जब हमको उनकी वर्तमान लोकेशन भी पता हो। तो इन 16 महाजनपद में सबसे ज्यादा जो महाजनपद हैं वो उत्तर प्रदेश में हमको देखने को मिलते हैं। आइए आगे बात करते हैं इन 16 महाजनपद की। तो 16 महाजनपद में कौन कौन से? अंग, अस्मक, अवंती, चेंदी, गांधार, काशी, कंबोज, कौशल, कुरु, मगध, मल्ल, मत्स्य, पांचाल, सुरसेन, वज्जी और वत्स। ये 16 महाजनपद, जैसा कि आप इसमें भारत के मैप में भी देख पा रहे हैं, सबसे ऊपर कंबोज है और सबसे नीचे अस्मक है।
तो ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि 16 महाजनपद में कौन सा जनपद सबसे दक्षिण में स्थित था, तो उसका सही आंसर होगा असमक। आगे बात करेंगे इसके विषय में हम। चलिए आगे हम 16 महाजनपदों को थोड़ा सा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बिहार में स्थित 16 महाजनपदों में से कौन कौन से जनपद बिहार में स्थित है। तो सबसे पहले बात आती है मगध। तो मगध की राजधानी गिरिब्रज या राजगृह है। मगध पहला महाजनपद कौन सा है? मगध। और मगध की राजधानी गिरिब्रज या राजगृह है। और अगर आधुनिक समय में हम देखें इसका स्थान कहाँ पर है, तो मगध का पटना और गया। कहाँ पर? बिहार के पटना और गया में मगध साम्राज्य स्थित था। ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, ये ऊपर नीचे हो गया है, तो हमने इसलिए इसमें आपको एरो बनाकर दिखा दिया, ठीक है ना, इसको ध्यान रखना। दूसरा महाजनपद आता है अंग। अंग की राजधानी थी चंपा। और वर्तमान समय में अगर देखें अंग प्रदेश हमको कहाँ पर देखने को मिलता है, तो बिहार के भागलपुर और मुंगेर जिले में, ठीक है। अंग आपने इसका जिक्र महाभारत काल में भी सुना होगा अंगराजकर्ण के नाम से। तो अंगराजकर्ण कहाँ के राजा थे? अंग महाजनपद के। इसके बाद बात करते हैं तीसरा जो आपका महाजनपद है वो है बज्जी। और बज्जी की जो राजधानी या कैपिटल है वो है आपकी वैशाली। वैशाली का अगर आप क्षेत्र देखेंगे तो बिहार के वैशाली और मुजफ्फरपुर क्षेत्र के आसपास का जो क्षेत्र है वो बज्जी महाजनपद का है। इस महाजनपद में कुल 8 जनपद का एक समूह था, या प्रमुख 8 जनपद इसमें स्थित थे, या उनका आप कह सकते हो ग्रुप था। और इन 8 जनपदों में जो सबसे प्रमुख था वो लिच्छवी जनपद था। ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार लिच्छवी में ही विश्व का सबसे पहला गणतंत्र यानी रिपब्लिक स्थापित किया गया था। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि महाजनपद, ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया है कि 16 महाजनपदों में कौन सा महाजनपद गणतंत्र व्यवस्था पर स्थापित था, तो उसका सही आंसर है बज्जी, जिसकी राजधानी थी वैशाली। चलिए आगे बात करते हैं वर्तमान के उत्तर प्रदेश में स्थित 16 महाजनपदों की। तो सबसे पहले काशी की राजधानी वाराणसी। और अगर आज के समय में यानी प्रेजेंट टाइम में अगर इसको देखें तो वाराणसी के आसपास का जो क्षेत्र है वो काशी महाजनपद का क्षेत्र हुआ करता था। दूसरा है वत्स, इसकी राजधानी है कौशाम्बी। और इसका जो आज के समय में क्षेत्र प्रयागराज यानी इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्रफल, इलाहाबाद और इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र वत्स महाजनपद के अंतर्गत आता था। नंबर 3 पे कौशल की राजधानी है श्रावस्ती। और ये अयोध्या यानी वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले के आसपास का क्षेत्रफल उस समय कौशल महाजनपद हुआ करता था। इसके बाद आता मल्ल की राजधानी कुशीनगर या कुशावती, ठीक है। मल्ल महाजनपद की राजधानी कुशीनगर या कुशावती है। अगर वर्तमान समय में इसके क्षेत्र को देखा जाए तो देवरिया गोरखपुर के आसपास का क्षेत्रफल मल्ल महाजनपद का था। मल्ल महाजनपद की राजधानी कुशीनगर में ही बुद्ध की मृत्यु हुई थी, जिसे बौद्ध धर्म में बुद्ध का महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। इसके बाद बात करते हैं पांचाल की। तो पांचाल महाजनपद को 2 भागों में बांटा गया था। ये एक उत्तरी पांचाल और एक दक्षिणी पांचाल। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र, जबकि दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिल्य थी। अगर वर्तमान समय में बात करें तो ये उत्तर प्रदेश के बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद क्षेत्र के आसपास का पूरा क्षेत्र उस समय पांचाल महाजनपद के नाम से जाना जाता था। आगे है चेदी की राजधानी है शक्तिमती। और वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड जो क्षेत्र है, बुंदेलखंड जो एरिया है वो आपका चेदी महाजनपद के नाम से उसको जाना जाता था। आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश का एक और प्रमुख महाजनपद कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। और इंद्रप्रस्थ वर्तमान में मेरठ, दिल्ली, हरियाणा
के आसपास का जो क्षेत्र है वो इंद्रप्रस्थ का जो महाजनपद था कुरु, वो माना जाता है। और कुरु के विषय में आपने महाभारत में बहुत पढ़ा होगा। कुरुक्षेत्र के ही मैदान में महाभारत का युद्ध हुआ था और दिल्ली का पुराना नाम भी इंद्रप्रस्थ है। अगर महाभारत आपने देखी है तो उसमें बार बार जिक्र होता है इंद्रप्रस्थ का और कुरु का। ये दिल्ली के आसपास का क्षेत्र जो है वो कुरुक्षेत्र या कुरु महाजनपद कहलाता है। इसके बाद आता है सूरसेन। सूरसेन की जो राजधानी थी वो मथुरा है, और जैसा कि राजधानी से ही स्पष्ट हो रहा है वर्तमान समय में इसकी जो राजधानी है वो वर्तमान समय में अगर इसका क्षेत्र देखा जाए तो मथुरा और उसके आसपास का क्षेत्र सूरसेन महाजनपद के नाम से प्रसिद्ध था। इसके बाद बात करते हैं अवंती। अवंती को भी जैसे कि आपने पीछे देखा था पांचाल, अवंती को भी पांचाल की तरह दो भागों में बांटा गया, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन है और दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी। वर्तमान समय में मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र अवंती महाजनपद के रूप में विख्यात था। इसके बाद मत्स्य महाजनपद जिसकी राजधानी विराटनगर है। अगर वर्तमान समय में बात करें तो जयपुर अलवर का जो क्षेत्र है वो मत्स्य महाजनपद के नाम से विख्यात था। मत्स्य की राजधानी विराटनगर का आपने महाभारत में जिक्र सुना होगा, काफी बार ये बार बार रिपीट भी हुआ है कि जब पांडव अज्ञातवास का जो काल था उसको उन्होंने विराटनगर में ही बिताया था। इसके बाद अस्मक। अस्मक की राजधानी पोतन या पोटली है। यह गोदावरी नदी के आसपास का यानी गोदावरी नदी क्षेत्र का जो क्षेत्र है वहां पर है। और अस्मक दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद है। देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा जनपद सबसे दक्षिण में स्थित है, तो सबसे दक्षिण में स्थित जनपद है आपका अस्मक। ठीक है, सबसे दक्षिण में स्थित महाजनपद अस्मक है। आगे बात करते हैं ऐसे महाजनपद जो भारत से यानी वर्तमान भारत से बाहर स्थित थे। तो इसमें आता है पहला गांधार। गांधार की राजधानी तक्षशिला, और वर्तमान समय में देखें तो ये रावलपिंडी पेशावर यानी पाकिस्तान के रावलपिंडी और पेशावर जो क्षेत्र है वहां पर गांधार महाजनपद हुआ करता था। इसके बाद नेक्स्ट है कंबोज। कंबोज की राजधानी हाटक, और इसका अगर वर्तमान समय में समय देखें तो उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान और अफगानिस्तान क्षेत्र में हुआ करता था। ठीक है, हम G&R इंस्टीट्यूट बुलंदशहर को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए 16 महाजनपद को हम अब एक नजर में पढ़ते हैं। पहला है गांधार। गांधार की राजधानी तक्षशिला, कंबोज हाटक, और इसका जो क्षेत्र है वो पाकिस्तान में है। इसके बाद मत्स्य की राजधानी विराटनगर, कुरु की इंद्रप्रस्थ यानी दिल्ली के आसपास का क्षेत्र, सुरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा, कोसल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती, पांचाल महाजनपद की राजधानी अहिछत्र और कापिल्य, चेंदी महाजनपद की राजधानी शक्तिमती, वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी, काशी महाजनपद की राजधानी वाराणसी, मल्ल महाजनपद की राजधानी कुशीनगर, अस्मक की राजधानी पोतन या पोटली, अवंती महाजनपद की राजधानी उज्जैनी और महिष्मती, वज्जी महाजनपद की राजधानी वैशाली, अंग महाजनपद की राजधानी चंपा, और मगध महाजनपद की राजधानी राजगीर है। इन 16 महाजनपद में जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था वो था आपका मगध। ठीक है, महाजनपद के बाद हम मगध के उत्कर्ष को पढ़ेंगे क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्राचीन भारत का। अगर 16 महाजनपद को पढ़ने के बाद आपको मगध महाजनपद के विषय में पढ़ना अनिवार्य है, क्योंकि इसके बाद मगध में आपको हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश आदि वंश, जितने भी आपको प्रमुख वंश यानी प्राचीन भारत के जितने भी प्रमुख वंश हुए हैं वो सभी कहां पर हुए थे? मगध महाजनपद में। चलिए आगे बात करेंगे हम 16 महाजनपद के बाद मगध साम्राज्य का उदय या मगध महाजनपद का उदय। थैंक यू।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।